बैठिएगा। गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हैं भाई पढ़ाई। चलो, कल का क्या स्टेटस? एक्सरसाइज 2 वाईडीएससी की पूरी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वाईडीएससी को और पढ़ते हैं। आज लिखें। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। समझिएगा इसको, टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से धीरे धीरे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। चलो, मेरे पास डी दूरी है फ्री स्पेस में, और एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपको पता है। मैं आपसे कहूं बेटा, इस वेव को इस फ्री स्पेस में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? डी। स्पीड, फ्री स्पेस है तो सी। तो टाइम लगेगा डी बाय सी। बहुत छोटी सी बात है। डिस्टेंस डी और लाइट की फ्री स्पेस में जो स्पीड होती है वो सी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक नई बात पूछता हूं, बेटा इतनी दूरी में नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएंगी? आप कहोगे सर ये क्या चीज है नंबर ऑफ वेव्स? अब आप चलो ना, नंबर ऑफ वेव्स के पीछे लॉजिक क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ एक वेव की लंबाई, और टोटल दूरी कितनी है? डी। तो आप खुद महसूस करिए, एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, और हर वेव की लंबाई कितनी है? लैम्डा। टोटल दूरी, एक वेव की लंबाई लैम्डा, तो नंबर ऑफ वेव्स डी बाय लैम्डा। बोलिए क्या ये दो बातें ओके हैं क्या? बच्चों ये बात हो रही है हवा में। अब मैंने क्या किया, इसी दूरी को, दूरी उतनी रखी डी, पर इसमें अब पूरा मीडियम भर दिया। पानी भर दिया, ग्लास भर दिया, कोई मीडियम भर दिया। तो पहला इफेक्ट बताइए, क्या वेलोसिटी वही रहेगी या कम हो जाएगी? पहला इफेक्ट एकदम से कि हाँ सर, मीडियम में जाती वेलोसिटी कम, कितनी? v बराबर c बाई बी, मानते हैं? दूसरा इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का क्या हाल? फ्रीक्वेंसी का क्या हाल? फ्रीक्वेंसी को आप f बोल लो, f बोलते हो तो फ्रीक्वेंसी f रहेगी। लैम्डा का क्या हाल? याद रखिए, कल इतना सिखा था, पानी में डुबोने पर लैम्डा कम हो जाता है, तो लैम्डा का क्या हाल? लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू। अब मैं आपसे पूछूं, वेव को ट्रेवल कितने में कितना टाइम लगा? टाइम बराबर सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी, स्पीड सी बाय म्यू, म्यू डी बाय सी, डी बाय सी टी नॉट। कितना टाइम लगा? म्यू टी नॉट। और सोचिए, नंबर ऑफ वेव्स, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ वेव्स, डिस्टेंस डी, और एक वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई, क्योंकि लैम्डा मीडियम में जाने पर कम हो गया है, तो कितना हो गया?
म्यू डी बाय लैम्डा, डी बाय म्यू। इन वैल्यूज को ध्यान से देखो सर, टाइम कितना लग रहा है, म्यू टाइम्स नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा क्या कि रास्ता ही म्यू टाइम्स बढ़ गया है। रास्ता था डी, परंतु टाइम कितना लग रहा है पहले की तुलना में, म्यू टाइम्स नंबर ऑफ वेव्स। तो सर ऐसा नहीं हो रहा कि रास्ते की जो लंबाई है वो ही कितनी बढ़ गई हो, म्यू टाइम्स। अब इस बात को समझने में 20 मिनट लगेंगे, और यही कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। बच्चों, ऑप्टिक्स में जो पाथ लेंथ होता है वो रास्ते की लंबाई नहीं होता। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का होता है अगर दो रास्ते ऑप्टिकली पाथ लेंथ इक्वल हैं, इसका मतलब है दोनों रास्तों में लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लगेगा। इस सेंटेंस को 5-6 बार सुनिए। दो रास्ते अगर ऑप्टिकली इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों रास्तों की लंबाई बराबर नहीं है, दोनों रास्तों में लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लगेगा। क्या बोलना चाहता हूं वापस सुनिए, इसी का अब दोनों का मर्जर सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, डी रास्ता किसमें है बताओ, मीडियम में। दिस इज ऑप्टिकली इक्वल, ऑप्टिकली इक्वल एक रास्ता जिसकी लंबाई म्यू डी हो जाए, रास्ते की लंबाई म्यू डी हो जाए, दीज आर ऑप्टिकली इक्वल। 10वीं वाला बच्चा नहीं मान सकता ये, वो कहेगा सर रास्ता कहाँ इक्वल है, ये डी है और मान लो आपने कांच भरा है तो ये रास्ता कितना हो जाएगा 1.5 डी। इक्वल कैसे, इक्वल नहीं है। जो आप और हम सोच रहे हैं 10वीं क्लास में, वो हम सोचते हैं ज्योमेट्रिकली लंबाई, लंबाई सिंपल पाथ की लंबाई। ऑप्टिकल में, ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब है अगर दो रास्ते इक्वल हैं, वापस सुनिएगा, अगर दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, इनका मतलब लाइट को दोनों रास्तों में ट्रेवल करने में बराबर टाइम लगेगा। आओ चेक करते हैं। आप कह रहे हो ये दोनों ऑप्टिकली इक्वल हैं, मुझे नहीं मान रहा, समझ ही नहीं आ रहा मुझे सुबह सुबह आप क्या पढ़ा रहे हो कि दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्टिकली इक्वल का मतलब तीसरी बार सुनिए, लाइट को ट्रेवल करने में बराबर टाइम लगना चाहिए। वास्तव में ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब है टाइम कैलकुलेशन। आइए इसमें टाइम बताइए, बिंदास मजे से। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खुश होकर, डिस्टेंस डी, स्पीड मीडियम है, मीडियम सी बाय म्यू, बताइए टाइम म्यू डी बाय सी। चलिए इसमें बताइए टाइम, मस्ती से, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिस्टेंस स्पीड, फ्री स्पेस है, चेक करो म्यू डी बाय सी, म्यू डी बाय सी, क्या टाइम इक्वल है। इसका मतलब दोनों रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं। आप रास्ता जो सोच रहे हो, जो हमारा दिमाग सोच रहा है आज तक, वो सोचता है किलोमीटर, 300 किलोमीटर जयपुर है, 300 किलोमीटर ही बीकानेर है। तो वो जो आप सोच रहे हो वो ऑप्टिकल पाथ नहीं है, वो कैसा पाथ है, पाथ लेंथ, बोले तो ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्री से। जबकि अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का ऑप्टिक्स में मीनिंग है दोनों रास्ते अगर ऑप्टिकली इक्वल हैं तो दोनों में जो लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। बताइए इस रास्ते की लंबाई, इस रास्ते की लंबाई, दिखने में दोनों रास्ते बराबर, पर मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्टिकली इक्वल हैं। ऑप्टिकली इक्वल का मतलब दोनों में समय बराबर लगेगा। अब आप अगली बात सुन लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि 10th क्लास में जो हम बातें पढ़ रहे हैं आज वो और बेहतर आपको समझ में आएंगी। ये लेंस, अब आप सुनिएगा, शानदार पॉइंट है। ये ऑब्जेक्ट तो पक्का इसकी कहीं ना कहीं क्या बनेगी, इमेज। क्या ये 2 रे से इमेज बनती है या लाखों करोड़ों से बनती होगी,
अब सुनते जाइएगा। ये इमेज पॉइंट बन गया। ये वेव कहां से जाएगी? क्या वहीं मिलेगी क्या बेटा? ये वाली, ये वेव। इन सभी रास्तों के क्या खासियत है पता है? ये सारे रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं। और बेहतर बोलिए, इन सभी वेव्स को आई तक पहुंचने में बराबर टाइम लगा, तभी तो इमेज बनेगी। अगर आगे पीछे पहुंचती, एक 10 बजे पहुंच रही है, एक 10:08 पे पहुंच रही है, तो इमेज इंटरसेक्शन होगा कैसे? सुबह में आ रहा था विज्ञान नगर में, टक्कर हो गई कार से, विज्ञान नगर में टक्कर हो गई। मेरी कार थी वहां पे सुबह 7 बजे, और जिस कार से टक्कर हुई वो थी सुबह 5 बजे। आप हंसोगे, अरे सर क्या बात कर दी। टक्कर की बेसिक शर्त सुन के जाइए। दो लोग एक ही समय पर एक ही कोऑर्डिनेट पे होंगे तब कोलिजन होता है। टक्कर का बेसिक तो फीलिंग यही है। दो पार्टिकल, सुनो बहुत बढ़िया, एक ही टाइम पर एक ही कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है ये यहां से T1 पे गुजर रहा था और ये 6 घंटे बाद गुजरा, टक्कर कैसे होगी? कितनी छोटी छोटी बातें हैं, फिजिक्स यहीं से तो डेवलप हो रही है। कॉलिजन की बेसिक शर्त है भाइयों ये। एट अ टाइम दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम इससे पूरा कॉलिजन समझा देते हैं बच्चे को। एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचना चाहिए। इमेज कब बनेगी? जब सारी वेव्स एक साथ पहुंचेगी, सबका पाथ लेंथ ऑप्टिकली इक्वल है। अगर आप ज्योमेट्री से नापोगे ना तो फंस जाओगे। सर ये रास्ता तो सबसे छोटा है और आप कह रहे हो इस रास्ते का टाइम और इस रास्ते का टाइम बराबर है, ये कैसे कह रहे हो आप? जबकि ये रास्ता तो सबसे छोटा है, तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगी। अब दिमाग चलाइए, मजा आएगा। ये जल्दी नहीं पहुंचेगी। रास्ता छोटा है पर इसको इतने ज्यादा कांच में से निकलना पड़ रहा है तो इसका समय बढ़ जाएगा। इसका रास्ता बहुत बड़ा है पर कांच में तो बहुत इफेक्टिवली सबका टाइम सेम होगा और सब एक साथ आई पे पहुंचेंगे और इमेज बनेगी। कभी आपने विचार ही नहीं किया कि सर ये रास्ते की लंबाई तो सबसे छोटी है, ये छोटी कैसे? अरे डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स घुसा दो ना, क्या दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट की क्या परिभाषा होती है? इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको सब पता है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि सर ये रास्ता छोटा कैसे बोल दिया। तुरंत मेरे काइनेमेटिक्स आना चाहिए ना कि हाँ, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है। तो ये रास्ता सबसे छोटा है और वो रास्ता तो बहुत बड़ा है, और आप कह रहे हो दोनों सेम पहुंचेंगे। अब मैं सोच पा रहा हूं कि हाँ सर सेम पहुंच सकते हैं, रास्ता छोटा है पर रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है। ये ट्रैफिक से तुलना कर लो ना, ये ट्रैफिक है और ट्रैफिक में आती आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। रास्ता लंबा है हाईवे, रास्ता लंबा है पर रास्ता खाली है। रास्ता खाली है तो संभव है ना दोनों व्यक्ति एक साथ एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आया बड़े रास्ते से है पर वहां बड़े रास्ते में उसने गाड़ी तेज चलाई है। वो छोटे रास्ते से आया है पर वहां पे गाड़ी उसकी धीरे 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 चल रही है। क्या लॉजिकली समझ पा रहे हो? तो आज एक अच्छा सेंटेंस बोल के जाओ शुक्रवार के दिन, ये रास्ते ज्योमेट्रिकली छोटे बड़े हैं पर फिजिक्स में इन सबका ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब अच्छा सेंटेंस बोलो, ऑप्टिकली पाथ लेंथ इक्वल का क्या मतलब है? दो रास्ते, सेंटेंस बढ़िया, दो रास्ते अगर ऑप्टिकली इक्वल हैं इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लग रहा है। ये सारे रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, सभी रास्तों में लाइट को ट्रेवल करने में और बराबर समय लगेगा, तभी तो यहां एक साथ पहुंचेंगी, और एक साथ पहुंचेंगी तभी तो वहां इमेज बनेगी। फिर इस पर आइए, चीजों को रिलेट करिए ना। हाँ सर, सर टक्कर भी कब होती है? जब दो लोग एक साथ एक ही कोऑर्डिनेट पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने
एक पत्थर को यहां से भेजा, एक को यहां से भेजा। अब टक्कर होगी या नहीं होगी, ये 2020 का क्वेश्चन है जेई मेन का। तो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे सर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बताइए कब होगी? जब दोनों एक साथ यहां पहुंचे, ये पहले ही निकल जाए और ये बाद में पहुंचेगा, तो टक्कर कैसे होगी? टक्कर होने के लिए दोनों का एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचना। सेम वही इमेज पॉइंट कब बनेगा? जब सारी वेव्स एक साथ पहुंचेंगी। अरे एक साथ कैसे पहुंची? रास्ते तो अलग अलग हैं। नहीं सर, वो ज्योमेट्रिकली अलग अलग हैं। आज एक नया शब्द बोलिए, ऑप्टिकली। ऑप्टिकली क्या है वो? इक्वल। अब फाइनल कॉल ले रहा हूं, फाइनल कॉल। मीडियम में डी चलना, शब्द बोलिए, मीडियम में डी चलना इज इक्विवेलेंट टू ऑप्टिक्स में फ्री स्पेस में कितना चलना? दोनों वेव्स को दोनों जगह बराबर समय लगेगा। अच्छा, नंबर ऑफ वेव्स भी बराबर आएंगी। चेक करें, और चेक करो, नंबर ऑफ वेव्स भी बराबर आएंगी। किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। आपको लगेगा सर जितनी वेव्स इसमें है उतनी वेव इसमें। चेक करते हैं ना, चेक करो, बोलो वेव्स। एक की लंबाई लैम्डा, नाना मीडियम है, मीडियम है, लैम्डा बाय म्यू। और दूरी, नंबर ऑफ वेव्स, म्यू डी बाय लैम्डा। इसमें नंबर ऑफ वेव्स बताइए मस्ती से, नंबर ऑफ वेव्स। एक वेव की लंबाई लैम्डा, दूरी इसका मतलब ये बिल्कुल ऑप्टिकली इक्वल। टाइम भी बराबर, नंबर ऑफ वेव्स की संख्या भी, कुछ अंतर महसूस ही नहीं हो रहा। क्या बात क्लियर हुई कुछ? फिर से कैसे रिवाइंड कर रहा हूं, वापस यहाँ आइए, वापस आइए, आराम से सुनिए 5 बार। जब बढ़िया चीज है, कठिन चीज है, जो हमने नहीं समझी उसमें ज्यादा समय लगाइए ना। जो चीज आती हो तो फटाफट पढ़ो ना, इसमें समय ज्यादा लगाओ। फ्री स्पेस में टाइम था टी नॉट, उतनी दूरी मीडियम में ट्रेवल करी तो टाइम, यहां से सोच आई यार टाइम म्यू टाइम्स बढ़ गया, नंबर ऑफ वेव्स म्यू टाइम्स। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा रास्ता ही म्यू टाइम्स बढ़ गया? वापस सुनिए, ऐसा लग रहा है आशीष सर मेरा रास्ता ही, पहले मुझे पहुंचने में लगते थे 10 सेकंड, अब मुझे पहुंचने में लग रहे हैं 15 सेकंड। आपके मन में एक बात ये भी तो आ रही हो सकता है आपके रास्ते की लंबाई ही बढ़ गई हो। पहले आपको ऑफिस से एलन आने में समय लगते थे 10 सेकंड, अब आप कह रहे हो 15 सेकंड लग रहे हैं। हो सकता है आपने ऑफिस या तो एलन शिफ्ट हो गया हो या आपका घर शिफ्ट हो गया हो, रास्ते की लंबाई क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। वापिस देखिए, अब वो पढ़िए, मीडियम में डी चलना, मीडियम में इज इक्वल टू हवा में म्यू डी चलना। और अच्छा बोलो, डी चलने के बाद वेव्स के वही हालात होंगे जो म्यू डी चलने के बाद होंगे। नंबर ऑफ वेव्स उतना ही होगा, टाइम भी उतना ही लगेगा, कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? लिखें, फिर इसको लिखवाता हूं बढ़िया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाएंगे दिमाग खुलेगा, रटोगे 2 3 4 प्रश्न कर पाओगे, कंसेप्चुअली चलोगे मजा आएगा। ये लाइन 4 बार बोल लो। दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, इनका मतलब दोनों रास्तों में लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लगता है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ मींस कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेशन ऑफ टाइम। टू पाथ आर ऑप्टिकली इक्वल मींस लाइट को ट्रेवल करने में दोनों पाथ में सेम टाइम लगेगा। बात खत्म हो गई, ये कंक्लूजन है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑप्टिकल पाथ लेंथ चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्टिकल इक्वल दिखने में इक्वल नहीं है, एक डी रास्ता है और एक म्यू डी रास्ता है, परंतु ऑप्टिकली इक्वल है। थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा, नंबर ऑफ वेव्स भी उतनी ही आएंगी, टाइम भी उतना ही लगेगा। अरे आएगा सर, फटाफट लिखो।
आपने जो बात 20-25 मिनट में समझी ना, आप इसमें बोल दीजिए, आपको एकदम मजा आ जाएगा। दिखने में ये रास्ते छोटे बड़े हैं, स्केल से नाप लो। आप स्केल से जो नापोगे ना, वो पता है कौन सा रास्ता है? वो ज्योमेट्रिकल रास्ता है। अच्छा शब्द बोलो। आप स्केल से अगर ये दूरियां नापोगे ना, स्केल लगा के नाप लो सेंटीमीटर में, सारे रास्तों की लंबाई अलग अलग आएगी। वो ज्योमेट्रिकल रास्ते हैं। मैं अगली बात क्या बोल रहा हूं, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रास्ते बराबर हैं। तो आपका दिमाग थोड़ा खराब होगा, या बराबर कैसे कह रहे हो, रास्ते तो सब अलग अलग हैं। इसका मतलब इन सभी रास्तों में टाइम सेम है। तो सर ये तो छोटा रास्ता है बीच वाला। अरे वो रास्ता छोटा है, पर वो कांच में कितने ज्यादा समय तक रहा, और कांच में ज्यादा समय रहने से उसका टाइम बढ़ गया, क्योंकि कांच में उसकी स्पीड कम हो गई। इन शॉर्ट, सभी रास्तों का इमेज पॉइंट आई तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, तभी तो इमेज बनेगी। इसे बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकली इक्वल। तो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में पाथ लेंथ का मतलब ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ नहीं होता, वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है। अगर मैं कह रहा हूं दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, तो आपको सीधा पता चलना चाहिए, अच्छा ऑप्टिकली इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों रास्तों में लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लगेगा। ये आपको फोटो बनानी चाहिए, और इन रास्तों की नाम दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और शब्दों में लिखिए। ज्योमेट्रिकली तो सारे रास्ते छोटे बड़े हैं, पर ऑप्टिकली पांचों रास्ते बराबर हैं। मजा तो ये लाइन लिखने में है। ज्योमेट्रिकली सारे रास्ते अलग अलग हैं, स्केल से नाप लीजिए आप, परंतु ऑप्टिकली सारे रास्ते बराबर हैं। और फिर इस बात को फिर से मजबूती से बोलिए, अगर रास्ते ऑप्टिकली बराबर हैं, इसका मतलब लाइट को उन सभी रास्तों में ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा। नंबर ऑफ वेव्स भी उतनी होंगी, टाइम भी उतना लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली इक्वल। ये पेपर का क्वेश्चन है आईआईटी 2006 का। इसने 6 रास्ते बनाए थे और ऑप्शन में दिए थे ज्योमेट्रिकली कौन सा रास्ता छोटा बड़ा है, और ऑप्टिकली। आंसर है ऑप्टिकली सारे रास्ते बराबर हैं। और ज्योमेट्रिकली सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा बताओ? बिल्कुल सीधा वाला। ये तो 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हो। दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। और अब ये सेंटेंस लिखो खुद, ये लिखो, दो रास्ते ऑप्टिकल इक्वल हैं, इसका क्या मतलब? ये अपने शब्दों में लिखो, दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है लाइट को दोनों पाथ में ट्रेवल करने में बराबर टाइम लगेगा। खत्म। तो कोई कंसेप्चुअल सवाल आएगा, उसके लिए मेहनत हो रही है। न्यूमेरिकल तो अभी दूर है, 20-25 मिनट। पर न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला रट के भी कर सकते हो जो रिजल्ट आएगा। पर ये बातें कंसेप्चुअली समझ में आएंगी। अगर कोई थ्योरेटिकल प्रश्न आ गया तो अपन जीतेंगे, क्योंकि अपन ने इतनी बात सुन रखी है कि ऑप्टिकली इक्वल, ज्योमेट्रिकली इक्वल, इनका मीनिंग क्या होता है। हम फॉर्मूले पसंद करते हैं कि हाँ सर पीवी बराबर एनआरटी हो गई, अब सवाल करा दो। अरे भाई पीवी बराबर एनआरटी से और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो तो समझो, कि आइडियल गैस इक्वेशन काम कब करती है, आइडियल गैस आइडियल कब हो जाएगी, और रियल गैस कैसे बन जाएगी।
ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जब वो आइडियल की तरह बिहेव करती है? वो जान के ऐसा पूछा है जो आपको आता हो। बढ़े आगे, चलो वो सेंटेंस लिख लो फाइनल, और एक बार इस बात को एनालिसिस कर लो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो कि हाँ सर ये वाला डायग्राम देखो, जितनी बार ये देखोगे उतनी बात समझ में आएगी। मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ है पिछले 16-17 साल से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप जो रास्ता रास्ता बोलते हो वो ज्योमेट्रिकल रास्ता बोलते हो, आज हम बोल रहे हैं ऑप्टिकली रास्ता। और ऑप्टिकल रास्ते का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये सेंटेंस और अच्छा है, ये भी लिख लो, ऑप्टिकल पाथ मींस कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये और बढ़िया शब्द है, पढ़ते पढ़ते ये आसान आसान शब्द निकल के आ जाते हैं, ये और बढ़िया है। ऑप्टिकली पाथ मींस कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अब खुद बोल लो, दो पाथ ऑप्टिकली इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों का टाइम सेम लगेगा। लो साहब कंक्लूड में आ गए अपन। वास्तव में हम जो डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, वो टाइम ही बोलते हैं। कभी आपने सुना हो अरे उस रास्ते से आना, उस रास्ते से आना जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जो हम डे टू डे भाषा में बोलते हैं वो भी तो टाइम की कैलकुलेशन ही तो करते हैं। क्यों बोलते हैं अपने पिताजी या कोई अपने बड़ा, अरे जयपुर जा रहे हैं यार, वहां से निकल जाना है, लाल सोर्स के रास्ते से निकल जाना। तो उनको कोई दूरियां थोड़ी ना पता है, उनको क्या पता अच्छा वहां से समय कम लगता है, समय कम लगता है, क्योंकि दिमाग भी इसी बात को सोचता है। समय समय पाथ, समय पाथ हमेशा किससे जुड़ा होता है? टाइम से। कि यार उस रास्ते से निकल जाना, अब हो सकता है वो हाईवे हो, ज्योमेट्रिकली वो रास्ता बड़ा हो, पर हाईवे और बिल्कुल खाली है, आप आराम से 90 100 110 चला सकते हो, और बिल्कुल शहर के बीच में से निकल रहे हो, ज्योमेट्रिकली वो रास्ता छोटा है, चांदनी चौक से निकल रहे हो, जयपुर से निकल रहे हो, मार्केट से, पुराने शहर से, तो है वो छोटा मार्केट, पर भैया इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि आपका समय बढ़ जाएगा। तो हम जो सोचते हैं ना डे टू डे लाइफ में, वो भी तो टाइम ही सोचते हैं कि हाँ रास्ता छोटा है, रास्ता बड़ा है। वास्तव में आप वो क्यों बोलना चाहते हो, कह रहे हैं वहां जल्दी पहुंचेंगे। ये सेंटेंस देखिए, ऑप्टिकली पाथ मींस कैलकुलेशन ऑफ टाइम। बोलिए, बढ़ चले आगे। अब दूसरा नोट डालिए, दूसरा नोट डालिए। लिखें, एक रास्ता है मीडियम में डी। अब सुनिए, अब मैं धीरे धीरे आपको नीट की तरफ ले चल रहा हूं। एक ये तो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब हम नीट की तरफ चल रहे हैं, किस प्रोफाइल के क्वेश्चन आएंगे। एक रास्ता, ये डैश डैश करने का मतलब मीडियम में डी इज ऑप्टिकली इक्वल, वैक्यूम में कितना? म्यू डी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए, ये लाइन बोल के चलेगा या काम हो जाएगा। मीडियम में डी इज इक्विवेलेंट टू, हवा में, मीडियम में डी इज इक्विवेलेंट टू हवा में। दूसरा बोलिए, अब मैंने स्लैब रख दी एक जिसकी थिकनेस टी है। अब बताइए, एक वेव को टी थिकनेस में चलना है, इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में कितना चले? फ्री स्पेस में। क्या ये दोनों रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं? इस लाइन से हिंदी में लिखकर खत्म करिए। मीडियम में टी चलना, टी यहां टाइम नहीं है, टी क्या है? डिस्टेंस, थिकनेस, इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में कितना चलना? म्यू टी चलना। ये आपने ये कौन से इक्वल का साइन बना रहे हो शुक्रवार को? ये कौन सा इक्वल होता है? सेम इक्वल लगा दूंगा ना, तो वो आप सोचोगे रास्ते की लंबाई। ऐसा लगाने का मतलब है ये कैसे इक्वल हैं? ऑप्टिकली इक्वल है। क्या बात क्लियर है? इसको लिखिए, ये आपका अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें चालू हो रही हैं। मीडियम में टी चलना, हवा में म्यू टी चलना, इसको लॉक करिए। मीडियम में टी चलना,
हवा में म्यूटी चलना, मीडियम में डी चलना, हवा में म्यू डी चलना। दोनों रास्ते बराबर हैं। और सरल भाषा में बोलिए सर, दोनों में जो टाइम लगेगा लाइट को वो बराबर लगेगा। अब बताइए, कोई आपके मन में डाउट आ रहा हो तो आप डिस्कस कर लीजिए। ये दोनों रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं, ज्योमेट्रिकली इक्वल नहीं। अब इसका उपयोग करते हैं वाईडीएसई में। टारगेट हमारा आज वाईडीएसई पूरा करना है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज चालू कर देना आज। 10.1 से लेकर 10.7 तक। अरे हो तो गई, वो तो मैंने करी है भाई, तुम ऐसी कि हो कैसे गई, वो तो आप करोगे घर बैठ के तब होगी। उसको घर बैठकर रफ पन्ने पर एक एक आंसर को पूरा मिलाओ, तब होगा कि हाँ सर मैंने कर ली पूरी। जब आपने पूरी करी है तो आपको पूछना चाहिए, एक सवाल में छोटा डी और बड़ा डी है ही नहीं। एक क्वेश्चन में छोटा डी और बड़े डी की वैल्यू गिवन नहीं है। 10.4 है, ऐसी कोई सवाल है? 6। देखिए, चोरी करने से काम नहीं चलेगा। वो तो 17 जुलाई को सारे जवाब मांगेगा, कितनी मेहनत करी है। और मेहनत करोगे तभी वहां क्लिक करेगा, ये बात मान के चलो। इसलिए प्रैक्टिस पे भरोसा रखो, अभी भी इतना समय। और इधर उधर की बात पे सब पे फुल स्टॉप लगा दो। नंबर ऑफ रिसोर्सेस मिनिमम कर दो। जितने कम रिसोर्सेस यूज करोगे उतना सिलेक्शन ज्यादा होगा। रिसोर्सेस का मतलब होता है ये भी पढ़ लिया, वीडियो भी सुन लिया, 4 लेक्चर और भी पढ़ लिए, पिछले साल की कॉपी भी पढ़ ली है, 2 साल पहले के भी नोट्स पढ़ लिए। ये रिसोर्सेज होते हैं। कम रिसोर्सेज यूज करो। कम कम का मतलब अपनी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स, इस पे सीमित रहो। और इसका बार बार क्या करो, रिवीजन। जो एज आएगा, एज का मतलब होता है शार्पनेस, वो शार्पनेस आती है रिवीजन से। कितना तेज क्लिक कर सकते हैं, समझ में तो आपको सभी आया है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको किरचॉफ लॉ समझ में नहीं आया या ईएम वेव्स में बात समझ में नहीं आई, समझ में तो आपको सब आई है। तो फिर अंतर किस बात का है? अंतर है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम पता है क्या होता है? रिएक्शन टाइम, जैसे काइनेमेटिक्स में हम समझाते हैं। आप रेड लाइट पर, आप और मैं हैं, रेड लाइट से ग्रीन हुई, आप तुरंत रिएक्ट करते हो, गियर लगाया गाड़ी और चले गए। जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, 70-75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनका रिएक्शन रेस्पॉन्स टाइम हमारे से ज्यादा होता है। अब उनको सोचना पड़ता है, अच्छा ग्रीन, अच्छा ग्रीन, अब चलना है, चलना है, अच्छा स्टार्ट करेंगी, फिर पहला गियर। ये बोलने में आपको हंसी आ रही है पर वास्तव में ये होता है। हम लोगों का रिएक्शन रेस्पॉन्स टाइम क्या है? तुरंत है ना, फास्ट है, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अच्छा ग्रीन हुआ, हाँ भाई, रेड हुआ, तुरंत रोका। परंतु जैसे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हो रहा है, उसका दिमाग का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तेज धीरे धीरे रिएक्ट करता है कि अच्छा ऐसी परिस्थिति में ये करना होता है। सुनने में आपको लग रहा है कोई 2-3 घंटे का अंतर नहीं होता, होता माइक्रो सेकंड का अंतर है, पर होता जरूर है, होता जरूर है। हम तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। तो यही तो है, ये रिवीजन का फायदा है। आप बार बार रिवीज करोगे ना, रिवीजन से अच्छा ये लगाना है, तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा आंसर, पांचवा मिनिमा 4.5 बीटा, पानी में लेमडा की जगह लेमडा बाई म्यू। आप इतना जल्दी फ्री कर सकते हो सवाल को। लड़ाई है कपल ऑफ सेकंड और कपल ऑफ मिनट्स की। कि लेंस वाले सवाल आ रहे हैं, पानी में डुबो दिया, पावर वाले सवाल आ रहे हैं, आप तुरंत कर सकते हो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस आंसर। रेयर की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए तो प्लस लगा दीजिए। तो ये रिवीजन है, जितना जल्दी 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 पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना टाइम बचे। तो ये सेंटेंस फिर बोलिए, मीडियम में टी चलना, हवा में म्यू टी चलना। बोलो, लॉक करें इस बात को। चलो अब आगे बढ़ता हूं, इसको ले चलता हूं वाईडीएसई में। लिखिए, वाईडीएसई विथ स्लैब, वाईडीएसई विथ स्लैब, SLAB स्लैब, पट्टी। अब समझना, अब जो जो पढ़ा है ना सब अप्लाई कर देता है और सारे फंडे निकल कर आ जाएंगे।
सुनते जाइएगा। ये S1, ये S2, ये पॉइंट O, S1 से वेव पहुंची, S2 से वेव पहुंची। बताइए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, दोनों रस्तों में लाइट को बराबर टाइम लगेगा, डेल्टा एक्स 0। यहां क्या बनेगा? मैक्सिमा नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। आज अपने कॉन्सेप्ट को सही करना। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब सेंटर नहीं होता। आज बढ़िया बात बोलो। उस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। इस पूरे पर्दे पर ओ ही ऐसा बिंदु है जहां पे दोनों पाथ इक्वल हैं और ज्योमेट्रिकल पाथ इक्वल हैं। बोले तो लाइट को ट्रेवल करने में भी समय बराबर लग रहा है क्योंकि फ्री स्पेस है। आप सोच रहे हो ज्योमेट्रिकल इक्वल है, मैं ऑप्टिकली सोच रहा हूं ऑप्टिकल भी तो इक्वल है क्योंकि ये भी फ्री स्पेस में और ये भी, दोनों रास्ते बराबर हैं। पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 आ गया। बोले तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोले तो सेंट्रल। तो आज एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया करिए। सेंट्रल मैक्सिमा पर्दे का सेंटर होता है, ये बेकार बात है। सेंटर मैक्सिमा एक ऐसा बिंदु होता है जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। और केवल यही बिंदु है। पता है कंस्ट्रक्टिव तो यहां भी हो सकता है था और होता है। यहां डेल्टा एक्स आपका लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा कुछ भी हो सकता है। यहां भी कंस्ट्रक्टिव है, यहां भी कंस्ट्रक्टिव है। तो फिर अंतर कैसे करोगे? किसको बोलोगे सेंटर मैक्सिमा? पर्दे पे तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बनते रहेंगे। किसको छांटोगे सेंटर मैक्सिमा? किसको छांटोगे? जहां पे पाथ डिफरेंस 0 है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की परिभाषा आ गई। एक ऐसा पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है जहां डेल्टा एक्स 0। थोड़ा थोड़ा कठिन करता जा रहा हूं, अब सुनिएगा। क्या अब दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? नहीं है। कौन सा रास्ता बड़ा? S2P। और पता है कितना बड़ा? ये भी पता है आपको, याद करो, याद करो। ये पार्ट डिफरेंस पता है? भूल क्यों गए? y छोटा d बाय, याद आया? डेल्टा एक्स। यहां से परपेंड डाला, ये डेल्टा एक्स कितना होता है? y d बाय डी। ये हम पिछले 3 दिन में हमने मेहनत कर रखी है। अब आज कुछ अलग मेहनत। अब हमने क्या किया, ये वेव पहुंच रही थी, इसके रास्ते में रख दी साहब एक स्लैब। सोचकर बताइए, क्या दोनों वेव बराबर पहुंचेंगी क्या? पहले सोचिए क्यों नहीं पहुंचेंगी। सरल भाषा में, सर इसको ट्रैफिक मिल गया। ज्योमेट्रिकली तो इक्वल है। अब शब्द थोड़े शब्द बोल रहा हूं। ज्योमेट्रिकली स्केल से नाप लो, स्केल से नाप लो, ज्योमेट्रिकली तो इक्वल है, परंतु बराबर नहीं पहुंचेंगे। पूछो बराबर क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि बीच में उसको ट्रैफिक मिल गया। वो जल्दी पहुंचेगा, वो लेट पहुंचेगा, मतलब टाइम का क्या आ जाएगा? डिफरेंस। कल्पित सर ने लिखाया है फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में रिलेशन। इसका मतलब यहां टाइम डिफरेंस क्रिएट हो गया तो पक्का पक्का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तय हो गई, पॉइंट ओ पर डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा। मतलब अब ओ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। बात कठिन हो रही है, घर जाके एलटी फिर से सुनिएगा और धीरे धीरे पॉज करके सुनिएगा बार बार। अब सेंटर मैक्सिमा नहीं है। तो आज हमारा एक मिथ क्लियर हुआ। आज तक हम सोचते थे सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पर्दे का सेंटर, नहीं। आज बढ़िया परिभाषा बोलिए। सेंट्रल मैक्सिमा एक ऐसा बिंदु होता है जहां डेल्टा एक्स 0 होता है। यहां डेल्टा एक्स 0 नहीं है। सर है तो बराबर रास्ता, बिल्कुल मैं मानता हूं। S1O इज इक्वल टू S2O, बिल्कुल। पर ये कैसा? ऑप्टिकली इक्वल नहीं है बच्चों। देसी भाषा में सुन लो। सर इस रास्ते में ट्रैफिक मिल गया उसको। आप ट्रैफिक से क्यों तुलना कर रहे हो? ट्रैफिक में चलने पर स्पीड कम हो जाती है और कांच में जाने पर भी लाइट की स्पीड, इसलिए ट्रैफिक से तुलना कर रहा हूं, ये कारण है। और यहां इसको टाइम ज्यादा लगेगा।
टाइम ज्यादा लगेगा तो वेव आगे पीछे पहुंचेंगी या एक साथ पहुंचेंगी? अच्छा, आगे पीछे पहुंचेंगी इसका मतलब टाइम का, और टाइम का डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड टू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। कल्पे सर ने एक बड़ा बॉक्स में लगाया, आपको तो लिख दूं, रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। याद आ रहा है क्या? इसका मतलब अब डेल्टा एक्स 0, इसका मतलब अब पर्दे का सेंटर नहीं होगा। अब कहां बनेगा? कहीं तो बनेगा सेंटर, तो सोच लेते हैं नीचे बनेगा। क्या यहां बन सकता है क्या? क्यों क्यों नहीं? सर ये तो और लंका लग गई S1 की। कारण बोलो क्यों? सर ज्योमेट्रिकल भी लंबा रास्ता है और ट्रैफिक भी है, तो ये तो बहुत ज्यादा लेट पहुंचेगा। और S2 के तो मजे ही मजे हैं, S2 पास में भी है और फ्री स्पेस में भी है, दूरी भी कम, स्पीड भी ज्यादा, जल्दी पहुंचेगा। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा नीचे, तो क्या ऊपर आ सकता है क्या? सुनते जाओ, ये सब सवाल हैं पेपर के, कि स्लैब डालने पर सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट होता है। क्या यहां संभावना है क्या? क्यों संभावना है, कारण बताइए। अब आपने क्या किया, ईमानदारी से देखो, आपका टारगेट था डेल्टा एक्स 0 करना। सोचो, डेल्टा एक्स 0 मीन्स पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 मीन्स टाइम डिफरेंस 0, टाइम डिफरेंस 0 का मतलब दोनों वेव बराबर पहुंचे, एक साथ पहुंचे। अब एक साथ पहुंच सकती हैं क्या? हाँ सर पॉसिबल है। रास्ता लंबा, रास्ता छोटा, और ट्रैफिक ये मैनेज कर सकता है एक साथ पहुंचने के लिए, हाँ या ना? उसको आपने छोटा रास्ता दिया, पर उसके साथ एक ड्रॉबैक चिपका दिया, क्या? ट्रैफिक। उसको लंबा रास्ता दिया, पर वो तेज भागेगा, दोनों बराबर पहुंच सकते हैं। इसलिए पेपर का सवाल है 2011 का, स्लैब डालने पर सेंट्रल मैक्सिमा क्या सेंटर पे रहता है? नहीं। कहां शिफ्ट होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर नीचे नहीं, जिस तरफ स्लैब रखी हो। कहां रखी थी स्लैब? तो ऊपर शिफ्ट होगा। अगर स्लैब नीचे रखूंगा तो ये पॉइंट ये कहलाएगा अब सेंट्रल मैक्सिमा। तो एक ये मिथ क्लियर हो गया, मिसकॉन्सेप्शन, कि सेंट्रल मैक्सिमा पर्दे का सेंटर। तो बढ़िया परिभाषा याद करो ना, यहां से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो कि सेंट्रल मैक्सिमा होता कौन है। सेंट्रल मैक्सिमा वो बिंदु होता है जहां पर डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। डेल्टा एक्स 0, यहां डेल्टा एक्स 0 नहीं आएगा। कितना आएगा? आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्रूफ करके बताऊंगा। म्यू -1 इंटू टी आएगा यहाँ पर। कैसे आएगा भी प्रूफ कर लेते हैं। लिखना चालू करो, सारे डायग्राम बना लो, थोड़ा तेज हाथ चलाओ, 1 मिनट के बाद मिटा दूंगा, रह जाए LT से लॉगिन करना। तेज लिखो, बोलो मत, बातचीत करते रहोगे तो मजा नहीं है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट की लड़ाई चल रही है भाई, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में सीख जाऊं तो प्रश्न करने का अलग आनंद है। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब सेंटर नहीं होता, सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब होता है पर्दे पर वो बिंदु, पर्दे पर वो बिंदु जहां डेल्टा एक्स क्या हो जाए? 0। वो बाई चांस है, उस समय सेंट्रल मैक्सिमा पर्दे का सेंटर ही निकला, क्योंकि वही एक पॉइंट था जहां पे डेल्टा एक्स क्या हो रहा था? 0। तो हमारे दिमाग ने ऐसा सोच लिया आज तक कि अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा बोले तो सेंटर, पर सेंट्रल मैक्सिमा की परिभाषा है ही नहीं। एनसीईआरटी बायो 2-2.5 घंटा रोज देना है, भूलना मत। रोज पढ़ोगे तो वहां 340, 345, 350 के अभी फिगर दिख सकता है, और दिख जाता है। कहीं इसमें मैं ऐसी कोई असंभव बात नहीं कह रहा हूं। कई बच्चों के जो हमारे साथ इस बैच में पढ़ रहे हैं, दूसरे बैच में, उनके इस बार भी 340, 335 आए हुए हैं। तो 340, 350 कोई असंभव फिगर नहीं है। और वहां 20 नंबर बढ़ाने
आसान है एज कंपेयर टू फिजिक्स में बढ़ाना। तो स्मार्टली प्ले करिए, यहां भी पढ़िए, पूरी मेहनत करिए, पर सम ज्यादा चाहिए। 660, 640, 650 का जो सम है उसका ब्रेकअप थोड़ी ना पूछ रहा है काउंसलिंग में, भैया कहां से लाया 650। 650 देख रहे हैं, बात खत्म। और उसमें सबसे आसान कड़ी है बायो। और अभी अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो बायो के चैप्टर उठाइए जिनसे आप भागे हो। जो आपको आते हैं ठीक ठाक हैं, वो तो अपन जून में भी मैनेज कर लेंगे 4 बार रिवाइज करके। अभी बिल्कुल ऐसा प्लान करो, टेबल के नीचे वो 8 टॉपिक लिख के रखो कि यार ये बायो के मेरे सबसे वीक टॉपिक हैं। उनको टेबल के नीचे एक पेपर पर लिख के रखो कि यार रोज एनसीईआरटी बायो में से यही टॉपिक पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा। कंट्रोल करिए इमोशंस को। हम भागते हैं, जो आसान है उसको पढ़ लेते हैं, अरे ये बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अब बात कभी नहीं है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। सेंट्रल मैक्सिमा इस डायग्राम में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अच्छी लैंग्वेज में बोल लूं तो जिस तरफ स्लैब रखते हैं उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने S1 के सामने स्लैब रखी तो ऊपर शिफ्ट होगा, S2 के सामने रखी नीचे हो जाएगा। सर दोनों में रख दूंगा तो वहीं रहेगा? नहीं, हो सकता है कि वहीं आ जाए, इसमें तो कभी नहीं आएगा, इसमें तो कभी नहीं आएगा। अगर आपने यहां रख दी, मे बी अगर दोनों रस्तों में डेल्टा एक्स फिर से क्या आ जाए? 0। बिल्कुल आ सकता है, पर ये मत बोलो आएगा ही। वो तो डिपेंड करेगा म्यू कितना है, डिपेंड करेगा दोनों की थिकनेस कितनी है स्लैब की, उन बातों में निर्भर करेगा। ये बोल सकते हैं आ सकता है, पर इस वाले केस में ये तो सेंट्रल मैक्सिमा कभी नहीं हो सकता, लिखना चाहिए यहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं आएगा। पांचों डायग्राम को देखिए, उससे आपकी क्लैरिटी आएगी कि हमने इन पांचों डायग्राम में क्या खोजा। हमने पांचों डायग्राम में खोजा कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आगे कोशिश करना। चलो, अब थोड़ी सी बातें लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, 3-4 डायग्राम में समझ में आएगी, पेशेंस के साथ सुनते रहिए। मुझे फाइंड करना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? पहली वेव जितना चली और दूसरी वेव जितना चली, दोनों को घटा दूं। चलो बताइए ये कितना चलेगी? ये सर S1 हो? नहीं भाई, क्योंकि कुछ हवा में है और कुछ मीडियम में है। मैं क्या लिख रहा हूं वो सुनना। इसको समझने में 15 मिनट लगेंगे, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। क्या चाहते हो आप? S1 से जो वेव निकली O तक कितना चली? पहले बताइए मीडियम में कितना चली? T। तो हवा में कितनी चली? S1O माइनस टी। और जो मीडियम में T चलती है वो हवा के म्यू टी के बराबर होता है। ये बात फिर लिखो।
मीडियम में T इज इक्वलेंट टू फ्री स्पेस में कितना, म्यू टी। आओ फिर सीखो, कोशिश करो कि बात कठिन है, मैं सीखूंगा तो सर और मजा आएगा। बताइए धीरे धीरे शब्दों में छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये वेव मीडियम में कितना चली, मीडियम में T, हवा के हिस्से में S1O माइनस टी, तो हवा का रास्ता S1O माइनस टी, मीडियम का रास्ता T जो कि हवा के, यार हवा में तो हवा का रास्ता ही जोड़ूंगा, हवा में मीडियम का रास्ता कैसे जोड़ूंगा। और बताओ S2 किस में चली, पूरी हवा में। नहीं आया, वापस जबरदस्ती आया है, क्यों जबरदस्ती आया, वापस 5 बार और काय का आया, वापस बोलो। S1 से वेव निकल रही है, नींद खोलो, कहां पहुंचना है, छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दो। पहला छोटा प्रश्न, मीडियम में कितना चला, बोलो मीडियम में T चलना इस हवा में, देख म्यूटी आ गया, ये खत्म कर दे, ले हटा दे, लो हटा दो। अब बताओ हवा में कितनी चली, S1O, बोलो क्लियर है क्या। ये भी हवा है और ये इक्विवेलेंट टू हवा है, क्या ऐड किया जा सकता है, ये भी हवा है, स्वाभाविक है सारे एक ही मीडियम में तो जोड़ोगे और घटाओगे, एक मीडियम में आएगा तभी तो घटा सकते हैं, अलग अलग मीडियम की तो वैल्यू कैसे घटा दोगे, हाँ या ना, हो गया खत्म। जैसे इससे तुरंत आपको एक बात रिलेट करता हूं, आपको शायद याद आ जाए, सुनते जाइए। एक डिस्क में से ये हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया, कटिंग वाले सवाल नीट में आते हैं। आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा मान लो हाफ एम आर स्क्वायर, इसके सेंटर के अबाउट, इसका लिखा हाफ एम डैश आर बाई 2 या आर बाई 3 जो भी है। क्या अभी घटा सकते हैं क्या, आंसर है नहीं घटा सकते। पता है क्यों, इसका है इसके सेंटर के अबाउट, इसका है इसके खुद के सेंटर के अबाउट, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इस छोटे वाले का इस सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा। दुनिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी घटाया जोड़ा जा सकता है जब दोनों सेम एक्सिस के अबाउट हो। घर जाके देखना, सर ने बताया है डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है भाई। अच्छा रोटेशनल तो हुआ ही नहीं अभी, आ जाएगा आ जाएगा, हाँ मैं भूल गया था, अभी मैकेनिक्स तो चल रही है ना, हाँ अब आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो दोनों सेम एक्सिस के अबाउट हो। ये वाक्य क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप इसको रिलेट करो। यार ये मैं चीजें कब जोड़ घटा सकता हूं, जब सब चीजें इक्विवेलेंट टू हवा हो जाएं, इक्विवेलेंट टू हवा, H2O बोलो हवा में, ये हवा वाली बताइए S1O माइनस, और जो मीडियम में T था आपने दिमाग लगा के उसको हवा में म्यू टी कर दिया। बोलिए हाँ है क्या, ब्रैकेट खोलिए S1O माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस H2O। क्या S1O से H2O काट सकता हूं, हाँ ज्योमेट्रिकली तो दोनों इक्वल थे, काट दिए, माइनस टी प्लस म्यू टी, तो म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1। ये मैं आपको चाहता था, जो आपको याद है तो अच्छी बात है, डिराइव करके मैंने आपको दिखा दिया कि कितना पार्ट डिफरेंस आया, टी म्यू माइनस 1। क्या ये जीरो है क्या, इसलिए अब O पर सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की शर्त सेंटर होना नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा की शर्त है वहां डेल्टा एक्स। क्या ये पर्दे का सेंटर है, हाँ ये पर्दे का तो सेंटर है, यस, पर मैक्सिमा मिनिमा का सेंटर, क्योंकि एट O डेल्टा एक्स जीरो, इसलिए ये सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट नहीं है। बोलो लिखो। 5 मिनट की बात और बची है, फाइनल कंक्लूड हो जाएगा, न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ये वाली बात आज फिर सुनिएगा घर जाकर, क्योंकि आज ये सबसे अच्छा हिस्सा था YDSE में, दिमाग वाला। आपको ये जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, वो तो हम समझाते हैं, डायरेक्ट म्यू माइनस 1 टी कैसे लिख देंगे, आपको एक बात तरीका समझाया है कि हाँ।
अब ऊपर वाले को म्यू माइनस 1t ज्यादा चलना पड़ रहा है। वो आपको पहला टर्म समझ नहीं है, आपने जबरदस्ती यहां भरा है। अभी 2-3 बार और बताऊंगा अलग अलग एक्सप्रेशन में, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। और ये लाइन बोलो ना, नहीं बोलोगे तो बात ही मजा नहीं आएगा। मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में, ये बात कोने में लिखो ना। मेन तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इसको नहीं लिख रहे हो, आप वो छाप रहे हो। वो तो है ही, मेन तो मुद्दा ये है कि कोई लाइट मीडियम में टी चलती है इज ऑप्टिकली इक्वल टू हवा में म्यू टी चलना। बस अब लास्ट एक कंक्लूड करने वाले हैं, फिर आपका ये टॉपिक वाईडीएससी पूरा हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज और सिखाऊंगा, वाईडीएससी को व्हाइट लाइट में परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। फिर आज आप पूरा मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 2 3, एक मैंने आपको बिगनर बॉक्स 2 नहीं बोला, बोल दिया बिगनर्स 2 करना। बहुत बढ़िया सवाल है, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 एक्सक्लूसिव वाईडीएससी पर हैं, इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत करना। बिगनर बॉक्स 2 पूरा करना। और एनसीईआरटी 10.1 से लेके 10.7, क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। वाईडीएससी, लेंस, प्रिज्म, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, इस पे सवाल आते ही आता है। किसी भी साल का पेपर ले आओ ना, आपके पास जो भी ईयर का पेपर है, हर टॉपिक के अंदर एक कोर टॉपिक होता है। इलेक्ट्रो दिखने में बड़ा है पर उसका एक कोर टॉपिक है, फ्लक्स, पोटेंशियल, गॉस लॉ। इससे सवाल आना ही आना है। डाइपोल से आ जाए अच्छी बात है, कूलम फोर्स से आ जाए अच्छी बात है, पर एक कोर टॉपिक होता है। कोर का मतलब होता है मैक्सिमम वेटेज। तो जब रिवाइज करो ना, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए रिवाइज करना कि मुझे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। चलो बोलो कितना एक्स्ट्रा चला, म्यू माइनस 1 इंटू, कौन एक्स्ट्रा चला, ऊपर वाला या नीचे वाला। और चलना पड़ा उसको, क्योंकि वो वास्तव में वहां किस में से निकला, वो स्लैब में से, ट्रैफिक में से, तो उसको समय ज्यादा लगा। बोली हाँ है क्या। अब बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं, सुनिएगा। सुनना, ये S1O H2O, बोर्ड पे सुनिएगा, सब बोर्ड पे देखना। अभी बताइए कौन सा रास्ता बड़ा, H2P पक्का। कितना बड़ा, ये बड़ा, ये पक्का। कितना होता है ये, YD/D, मानते हैं सब, सहमत है। H2 ज्यादा चलता है। अब आपने क्या किया, यार इसको भी ज्यादा चलवा दो, यहां क्या रख दी। अब सुनना, अगला स्टेप बड़ा जबरदस्त है। स्लैब चलने से वो कितना ज्यादा चलता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या यहां अगेन डेल्टा एक्स 0 हो सकता है। बड़ी कठिन बात लिखी है, ध्यान से देखिए। ये नहीं थी तो ये इतना ज्यादा चलता था, स्लैब के डालने से उसको इतना ज्यादा चलना पड़ रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या वापस वहां पे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। S2 के साथ क्या परेशानी है, रास्ता लंबा है। और S1 के साथ क्या परेशानी है, ट्रैफिक से गुजरना है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना दोनों वेव एक साथ पहुंचे, और एक साथ पहुंचने के लिए आपने दोनों का जो पार्ट डिफरेंस था वो क्या कर दिया, इक्वल। अब बताइए एट पी अगेन डेल्टा एक्स 0, मतलब अब पी क्या कहलाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। प्रश्न आया नीट में, कितना शिफ्ट हो गया, निकाल सकते हो क्या, कितना शिफ्ट हो गया। वाई बताओ, वाई कितना, म्यू माइनस 1 TD/D। प्रश्न आया कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। ये क्या प्रश्न है सर, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई। पता है क्या था, आपको मैं पैटर्न समझाऊं।
कोई ऐसी बुक दो पीछे ट्रांसपेरेंट तो दिखा। हाँ अब सुनना, ये स्क्रीन है, ठीक है साहब, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल, ये डार्क फिर ब्राइट ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये सेंट्रल था, ठीक है, अब ये सेंटर पे ही था बिल्कुल। जैसे ही आपने स्लैब डाली, सेंटर कहां गया बताइए? ऊपर शिफ्ट हो गया। सही है, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ? यहां से यहां तक कितना शिफ्ट? वाई, ये वो है वाई। कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई? कितनी, कितना शिफ्ट हुआ ये? वाई। एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा, तो बताइए नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, वाई बाय बीटा। सोच के देखिए, पैटर्न शिफ्ट हो गया यहां से यहां तक, और एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा, तो बताइए कितनी फ्रिंज चली गई? वाई बाय बीटा। क्या नंबर ऑफ फ्रिंज कम ज्यादा हो गई? ना ना, सिर्फ पैटर्न क्या हो गया? शिफ्ट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या किसी फ्रिंज की चौड़ाई में फर्क पड़ा क्या? क्या किसी फ्रिंज की चमक पे फर्क पड़ा क्या? जो चमकीली फ्रिंज है वो अभी भी ब्राइट है, जो डार्क है वो अभी भी, केवल केवल पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। जो सेंटर मैक्सिमा यहां था, अब कहां बनने लग गया? ऊपर। नंबर ऑफ फ्रिंज, ब्राइट डार्क, इंटेंसिटी, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दो प्रश्न बनते हैं, पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, और क्या ये याद कर सकते हो? क्या ये याद मत करो, ये याद करो। ये आपको याद है वाई डी बाई डी? और स्लैब रखने से दोनों को बराबर क्यों किया बताइए? हम चाहते थे वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ। लिखिए, वापस समझाता हूं एक बार और। दो प्रश्न बनते हैं, ये मैंने आपको सारा नीट और एम्स तक का कवर कर दिया जो अपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं, और उससे पहले हमने 1 घंटा थ्योरी पढ़ी कि होता क्या है। तो पहला थ्योरेटिकल सवाल, पैटर्न कहां शिफ्ट होगा? आंसर है जिस डायरेक्शन में स्लैब लगते हैं पैटर्न वहां शिफ्ट होता है। दिए गए डायग्राम में स्लैब ऊपर है, पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, पहला थ्योरेटिकल सवाल। दूसरा छोटा सवाल, क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, पैटर्न कितना शिफ्ट होगा? ये वाई। कितनी फ्रिंज शिफ्ट होंगी? वाई बाय बीटा। लिख लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बातें रिकॉल कर देता हूं, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं 15-20 मिनट में। आज इसको पढ़िएगा, ये बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, प्रश्न आएगा तो जल्दी सोच पाओगे अगर आपने सारी बातें समझी हैं तो। कल एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, कलर इन थिन फिल्म। वो नीट के सिलेबस में तो नहीं है, पर हमने मॉड्यूल में दे रखा है क्योंकि एम्स में उसमें जेई मेन में क्वेश्चन आते थे। तो अभी हम हटा नहीं रहे हैं एम्स के टॉपिक को, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं एम्स को मर्ज हुए नीट में। तो अभी हम सारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मॉड्यूल में भी नहीं हटाया, स्टडी मटेरियल में भी नहीं हटाया कहीं पर। हाँ, नीट में नहीं आया क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर फिर भी 15-20 मिनट पढ़ेंगे भाई। इंटरफ्रेंस में इतनी मेहनत कर रहे हैं और सवाल आ गया, फिर केस लगाते रहो, उससे क्या होना है? केस चलता रहेगा, तो क्वेश्चन ही रहेगा भाई। तो इसलिए वो भी पढ़ेंगे, 20 मिनट ही पढ़ेंगे, पर कलर इन थिन फिल्म पढ़ेंगे। सिलेबस में नहीं है, नीट में एनसीईआरटी में नहीं है, अपने मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में दे रखा है। उसके पीछे कारण है एम्स में था और एम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगले 2-3 साल में धीरे धीरे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई एम्स वाला कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे इसको कट कर देंगे। एक कम्युनिकेशन चैप्टर होता था, एम्स में था कम्युनिकेशन, नीट में नहीं है, तो वो तो पहले से हमें पता था, तो नीट वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। वो एम्स वाला जो तैयारी करता है वो कम्युनिकेशन पढ़ता था। एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर याद करिए, सेमीकंडक्टर के बाद। हाँ भाई,
4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 2 मिनट आराम कीजिए। बोलिए पहला प्रश्न, स्लैब रखने से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्लैब। सेंट्रल मैक्सिमा, ये मस्त है। आपसे अगर मैं पूछता सेंट्रल मैक्सिमा आज की क्लास से पहले, तो हमारा ये मिथ था कि सेंटर मैक्सिमा बोले तो पर्दे का सेंटर। आज अच्छी परिभाषा बोलो, सेंटर मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां डेल्टा एक्स 0 होता है। अब इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहां बोलोगे? ये है क्या? ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये पर्दे का सेंटर नहीं है। दूसरी बात, क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? वहां लिख लीजिए, सब क्वेश्चन है पेपर के। स्लैब रखने से फ्रिंज विड्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्लैब रखने से फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब एक जादू करके बता रहा हूं, देखना। आप तुक्का मारना। ये स्लैब रख दी दोनों के सामने, क्या यहां संभव है क्या? और मैं बोल रहा हूं कि यहां सेंटर मैक्सिमा है, तो आप मान लोगे क्या? एक कंडीशन बोलनी पड़ेगी। कंडीशन बोल दो μ-1 t मस्ट बी इक्वल टू μ-1 इंटू ऊपर का μ1 t1 नीचे का। क्योंकि आप आपको बोलो ना, स्लैब रखने से एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है। कितना? μ-1t। जितना उसमें एडिशन आया है उसमें इतना ही एडिशन आ जाए तो मजा आ जाएगा ना भाई। ये देखना, सारा तो मेन हीरो ये है, इस पर क्यों नहीं अटैक कर रहे हो? इसको बोलो ना शब्दों में, स्लैब रखने से एडिशनल पार्ट डिफरेंस μ-1t, इसका एडिशनल पार्ट डिफरेंस μ-1t, इसका एडिशनल। और अगर इक्वल हो जाए तो यस, अगेन सेंटर ओ पर ही क्या बन जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा। बोलिए, लिख लीजिए। इसमें कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, एक वैल्यू को गायब कर देगा। इस लाइन को कंक्लूड करो ना, तब आपका दिमाग और खुश होगा कि सर पूरे 1.25 घंटे में ये निकल कर आई बात, स्लैब रखने से एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है μ-1 इंटू टी। और अगर दोनों के एडिशनल बरसते बराबर हो जाएं तो फिर से ओ पर कमाल हो जाएगा। अब जो पर्दे का सेंटर है वहीं सेंट्रल मैक्सिमा भी बन जाएगा। और रेड लाइन से ऊपर ये बात और लिख लेना, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब जहां डेल्टा एक्स 0 हो। जितनी बार लिखोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब जहां डेल्टा एक्स 0 हो। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब सेंटर होना नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन, स्लैब रख दी पर इस बार दोनों में रखी हैं, तो क्या ओ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल सकता है? आंसर है यस, मिल सकता है, बशर्ते μ-1t दोनों का इक्वल हो। बोलो, कर लोगे क्या? अब यही क्वेश्चंस लिख लो कि कौन कौन से करने, मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। अब आपको जितने स्लैब के क्वेश्चन मिले हैं मॉड्यूल में, बिगनर बॉक्स में, एक्सरसाइज में, सब कर लेना। मैं कुछ लिखा देता हूं ताकि आपको जल्दी छांटने नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 60, 57, 61, 62, 59, 70,
72, गिनो, 7। ये सातों क्वेश्चन स्लैब पर हैं। 7 बार स्लैब सोच लोगे, ये सारी बातें फंडामेंटली ओके, ठीक है। और आगे और लिख लो। अब YDSE पूरा क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करना और 77 तक चलना। 42 से 77। एक्सरसाइज 2 मैंने सारी कवर करी दी थी कल। 3 के भी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आपके पास 1 है और बिगनर बॉक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, हैंड डालो। YDSE विथ व्हाइट लाइट। इंपॉर्टेंट लगा लो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे, हमेशा कंसेप्चुअल प्रश्न ही आया है। कल करके लाना क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये अच्छा टॉपिक है, इसको आज ही पढ़ लोगे ना, और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको LT से सुन लेना, कोई समस्या नहीं है। 15 मिनट में फास्ट स्पीड पे सुन लोगे ना, तो सारी बातें फिर से और दिमाग में सेट हो जाएंगी। सुने, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस YDSE को परफॉर्म कर रहे हैं किससे? व्हाइट लाइट से। सुनिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाइट लाइट मतलब विबग्योर। अब मुझे के बाद सुनना, सारे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। पता है सेंटर पे क्या होगा? सारे कलर, रेड कलर भी सेंटर पे पहुंचेगा, ब्लू भी पहुंचेगा, इंडिगो भी पहुंचेगा। क्या सेंटर पे सभी रास्तों का डेल्टा एक्स 0 है क्या? इसका मतलब सारे रास्ते सेंटर पर क्या बनाएंगे? मैक्सिमा। ब्लू का भी मैक्सिमा, रेड का भी मैक्सिमा, इंडिगो का भी मैक्सिमा। इसका मतलब सेंटर पर बच्चों कैसा स्पॉट बनेगा? व्हाइट स्पॉट। पूछिए क्यों व्हाइट स्पॉट बनेगा, बताइए कारण। सातों रंगों का, सातों रंगों का मैक्सिमा सेंटर पे आएगा। तो सर हर जगह ही बन जाएगा ना व्हाइट? हर जगह नहीं बनेगा, वो पूछना और सुनना। बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, बीटा डिपेंड करता है लैम्डा पे, और विबग्योर से लैम्डा सबका अलग अलग होता है। लैम्डा रेड का ज्यादा, तो बीटा रेड का ज्यादा, वायलेट का लैम्डा कम, तो वायलेट की फ्रिंज विड्थ भी कम। अब बनाता हूं डायग्राम जिससे आएगी फीलिंग, सुनते जाना। इस ब्लू को वायलेट मान के चलेंगे, अब देखते जाइएगा। बताइए ये किसका पैटर्न? वायलेट का। ये ऐसा क्यों आता है, समझ रखा है क्या हमने? बताइए यहां क्या मिला? यहां मैक्सिमा किसका? क्या सभी का मैक्सिमा यही मिलेगा क्या? क्योंकि सेंटर पे डेल्टा एक्स 0, इसलिए सेंटर स्पॉट व्हाइट। तो सर सब जगह व्हाइट मान लो ना, नहीं बनेगा। अब अगला डायग्राम देखना। अब बना रहा हूं रेड का पैटर्न, रेड का पैटर्न। सर रेड का कैसे सोचूं? सोचो ना एक बार, आइडिया लो ना। रेड की वेवलेंथ सर मोटा मोटा सोचें तो ये होती है 4000, और ये होती है लगभग 7800, मतलब लगभग डबल। इसका मतलब इसका बीटा इससे दुगना। मतलब इसका बीटा की परिभाषा बताओ, बीटा की परिभाषा। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ये वायलेट का मैक्सिमा है, ये वायलेट का मैक्सिमा है। ये क्या है? बीटा ऑफ वायलेट। बताओ बीटा रेड क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप देखना मैं कैसे बना रहा हूं, देखना आप। ये रेड, ये देखिए, ये रेड का पैटर्न देखिए। रेड की फ्रिंज विड्थ कितनी ज्यादा है, ये आप देखिए। अभी तो आई नहीं है, आएगा मैक्सिमा कहां? इधर।
ये देखिए, बीटा रेड इज ट्वाइस ऑफ बीटा वायलेट। क्या रेड का पैटर्न समझ में आ रहा है? थोड़ा ऊपर से ज्यादा होगा, फिर समझिए। सभी का मैक्सिमा तो सेंटर पर है, तो यहां तो सातों रंग साथ हैं, यहां बिखर गए क्या? बिखर गए ना। यहां पे तो वायलेट का मिनिमा। मिनिमा का मतलब पता है क्या होता है? यहां पर वायलेट प्रेजेंट नहीं है, जबकि क्या यहां रेड प्रेजेंट है क्या? और ऐसा रेड की तो इंटेंसिटी यहां जबरदस्त है। यहां पर क्या स्थिति है? यहां रेड 0 हो रहा है और वायलेट मैक्सिमम है। इसका मतलब अब ऊपर नीचे फ्रिंजेस कैसी बनेंगी? कलर्ड। कहीं कोई प्रेजेंट है, कहीं कोई अब्सेंट है, कहीं कोई प्रेजेंट है, कहीं कोई अब्सेंट है। जबकि सेंटर पे क्या है? सेंटर पर सभी रंगों का। अब आप इसमें इंडिगो ग्रीन का भी बनाओ, तो क्या सभी का मैक्सिमम यहां से निकालोगे? सबका मैक्सिमम निकालोगे मतलब सातों रंग एक साथ। एक साथ मतलब वाइट। सर यहां क्यों नहीं एक साथ? कारण बोलो, कोशिश करो। सबका लैम्डा, सबका बीटा। व्हाट इज बीटा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। ये इसका बीटा है। इंडिको का अलग, ग्रीन का अलग, वायलेट का अलग, रेड का अलग। इसका मतलब यहां सारे कलर फैल रहे हैं। सर फैल रहे हैं इस शब्द का क्या मतलब है? फील करना। इस पॉइंट पे खड़ा है तू, ठीक है सर, खड़ा करो मुझे इस पॉइंट पर। लो, क्या बोलोगे? पॉइंट पी पर वायलेट मिनिमा, मतलब वायलेट तो अब्सेंट, जबकि रेड। इसका मतलब यहां पर कलर्स दिखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया था एम्स में? सेंटर के आसपास कैसे रंग की फ्रिंज दिखती है? सेंटर के आसपास आंसर है रेड दिखती है। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर रेड का कर्व चल रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वायलेट भी है, रेड भी है, पर ज्यादा रेड है। यहां भी रेड है। यहां तो वायलेट खत्म ही हो गया भाई, बचा ही कौन? सर बाकी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी सब इनके बीच में ही है। एक्सट्रीम की बात कर लोगे तो वही बात बन जाएगी। तो दो ही प्रश्न बने हैं इस पर आज तक। पहला, सेंटर पॉइंट वाइट। दूसरा, आसपास क्या? आसपास क्या? रेड। रेड नहीं, रेडिश। होंगे तो वहां सारे कलर, होंगे तो सारे ना। यहां तो चलो वायलेट नहीं है, पर बाकी तो है। यहां 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 तो सब है। सब है तो दिखेगा कौन? रेडिश दिखेगा। क्यों रेडिश का कारण? क्योंकि रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा चल रही है। रेड कहां खत्म हो रहा है? जाके यहां। तो सेंटर के आजू बाजू बताइए कैसी फ्रिंजेस? रेडिश। सारे कलर प्रेजेंट हैं, फ्रिंजेस तो कलर्ड हैं। ऊपर नीचे जाने पे तो कलर्ड होने लग जाएंगी, पर आसपास किसकी डोमिनेंसी? रेडिश। क्लियर है? इस बात को और लिख लेते हैं, डायग्राम बना लीजिए। सबका बीटा अलग अलग क्यों है? सबका लैम्डा अलग है। इफ लिखिएगा, इफ बाद में बना लीजिएगा, पहले लिख लें। इफ YDSE is performed, if YDSE is performed with white light, then central fringe is bright, central fringe is bright, ब्रैकेट में लिखिए white spot, because maxima of all the colors, because maxima of all the colors is formed at center. कारण बताइए क्यों सभी का मैक्सिमा क्यों बना? क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है। चाहे इंडिगो हो, चाहे येलो हो, चाहे ब्लू हो, सब सेंटर पे डेल्टा एक्स 0 ही प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, नियरेस्ट टू द सेंट्रल फ्रिंज, नियरेस्ट टू द सेंट्रल फ्रिंज reddish color is seen, reddish color is seen on the screen.
क्यों बताइए, रेडिश क्यों? एक बार और समझा देता हूं, आप देख लो, सुन लो एक बार और धीरे धीरे तसल्ली से। जैसे बच्चों में स्क्रीन पे यहां खड़ा हूं, सही बात है, क्या यहाँ वायलेट जिंदा है? अरे बिल्कुल है सर, सारे कलर हैं, पर बता सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेड। सोच मैं यहां खड़ा हूं, अब बता। अब तो सर रेड है, क्योंकि वायलेट तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर आप देखो सर, रेड तो जिंदा है सर, लगातार लगातार। और सर पी पे तो मजा ही आ गया, पी पे तो वायलेट खत्म ही हो गया, मिनिमा हो गया, परंतु रेड अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सेंटर के आजू बाजू फ्रिंजेस तो कलर्ड ही हैं, बिल्कुल मान रहा हूं, पर आपको डोमिनेंसी किसकी दिखेगी? रेड। इसलिए मैंने रेड नहीं लिखाया, रेडिश लिखवाया है। आसपास रेड कलर, रेडिश कलर का आपको महसूस होगा। सही है भाइयों? तो कल और आधा घंटा दे सकते हैं, रेस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो और अच्छे इसमें हैं कॉन्सेप्चुअल। और कल ही मैं डिफ्रैक्शन चालू करूंगा। पेपर में मैंने केवल इंटरफेरेंस तक ही दिया है, डिफ्रैक्शन हो सकता है मैंने सिलेबस में लिख दिया होगा, पर डिफ्रैक्शन नहीं आया है पेपर में। पेपर में बेसिकली तो रे ऑप्टिक्स दिया है, एसी के 6 क्वेश्चन दिए हैं, और इंटरफेरेंस के 1 या 2 दिए होंगे, क्योंकि अभी इंटरफेरेंस हमने भी पूरा डिस्कस नहीं किया है। तो आप ये मान के चलो रे ऑप्टिक्स ही है, इंटरफेरेंस तो जितना आपने कॉपी में सुन लिया समझ लिया उससे काम बढ़िया हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स पूरी करना, एक्सरसाइज 2 क्लास नोट्स बढ़िया तरीके से। कल का होमवर्क लिखा दिया है, बिगनर बॉक्स 2 करना, लापरवाही मत करना, और क्वेश्चंस करते रहो। क्वेश्चंस करते रहोगे, फ्लो में बने रहोगे, चीजें अपने आप और बेहतर समझ में आएंगी। बिगनर बॉक्स 2 जरूरी है। चलिए, धन्यवाद।